हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। नमस्कार सभी को। मैं राकेश कुमार शर्मा कौटिल्य परिवार की तरफ से अगेन आपका स्वागत करता हूं वेब ऑप्टिक्स में। ठीक है, इस टॉपिक में आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो YDS ही पढ़ेंगे, शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज पढ़ेंगे, मिसिंग वेवलेंथ के बारे में पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, पोलराइजेशन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, मेलास लॉ पढ़ेंगे, ब्रीव-स्ट्रस लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी सारे टॉपिक को देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDS क्या कहता है। यंग साहब ने क्या किया, इंटरफेरेंस कंसेप्ट को उठाया। किसको उठाया? इंटरफेरेंस कंसेप्ट को। इंटरफेरेंस में मैंने आपको बताया, जब दो वेव सेम डायरेक्शन में जाती हैं, कहाँ जाती हैं? सेम डायरेक्शन में जाती हैं, और दोनों का फेज डिफरेंस अगर लैम्डा का इंटीजरल मल्टीपल है, मतलब 2π का इंटीजरल मल्टीपल है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, ब्राइट लाइट मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। क्या मिलेगी? ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। लेकिन अगर λ/2 का ऑड मल्टीपल है इंटीजर का, 1, 3, 5, 7 पढ़ा हमने पीछे, तो क्या मिलेगी? डार्क फ्रिंज मिलेगी, एकदम ब्लैक वाली फ्रिंज मिलेगी, अंधेरा अपने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, ये सोर्स ले ली मैंने, क्या ले लिया? सोर्स ले लिया, जहाँ से ऐसे करके लाइट जा रही है। यहाँ पर क्या ले लिया मैंने? ऐसे करके एक स्क्रीन ले ली, और यहाँ पर मैंने इसको कट कर दिया, यहाँ से और यहाँ से कट कर दिया। तो अब लाइट का एक सोर्स ये बन जाएगा, यहाँ से लाइट जाएगी, और अब लाइट यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी। तो मेरे पास दो सोर्स बन गए। मैंने दो सोर्स क्यों लिए? क्योंकि देखो, अगर मैं यहाँ से बनाता तो एक ही सोर्स है मेरे पास, एक ही सोर्स है, तो लाइट क्या होती है मेरे पास? मिक्स नहीं करती, अलग अलग सोर्स की मैच नहीं करती, इंटरफेरेंस प्रोसेस नहीं बनता। अब दो सोर्स हो गए, तो दो सोर्स हो गए, तो मान लेते हैं एक लाइट तो ऐसे करके यहाँ पर गई होगी, दूसरे सोर्स से यहाँ से गई होगी, तो इन दोनों सोर्स की लाइट के बीच में क्या हो गया? एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया। क्या हो गया? पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो ये दोनों सोर्स कैसे रहेंगे? मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। कैसे रहेंगे? मोनोक्रोमेटिक सोर्स। मोनोक्रोमेटिक सोर्स कैसे होते हैं? ऐसी लाइट सोर्स जिनका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी सेम रहता है। ऐसी वेवलेंथ लाइट जिसका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी सेम रहेगा, उसको मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ द लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ से ये लाइट गई होगी और यहाँ पर पहुँची होगी, और ये लाइट यहाँ से गई होगी, तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला, तो नीचे वाली लाइट ने इतना एक्स्ट्रा पथ चला। नीचे वाली लाइट ने क्या किया? ये पथ एक्स्ट्रा टेबल कर लिया। ये जो एक्स्ट्रा पथ है ये फेज डिफरेंस क्रिएट करेगा। क्या करेगा? एक्स्ट्रा पथ है, ये फेज डिफरेंस क्रिएट करेगा। अब फेज डिफरेंस अपने को साइकिल की फॉर्म में भी कर सकता है, आधी साइकिल की फॉर्म में भी कर सकता है, उससे ज़्यादा साइकिल की फॉर्म में भी कर सकता है। तो सिर्फ हम दो केस देखेंगे यहाँ पर जो पैटर्न बनेगा, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट डार्क ऐसे करके जो बनेगा यहाँ पर, वो पैटर्न हम लोग कलरफुल देखेंगे। या तो अपने को ज़्यादा लाइट मिलेगी या मिलेगी नहीं, ज़्यादा लाइट मिलेगी, बीच वाला नहीं देखेंगे। मतलब हम लोग देखेंगे कि दोनों वेव के बीच में या तो साइकिल का मल्टीपल हो, या तो इतना अंतर मिले, या फिर कितना अंतर मिले दोनों वेव के बीच में? इतना अंतर मिले। या तो इतना मल्टीपल हाफ साइकिल का अंतर मिले, या फिर क्या मिले? फुल साइकिल का अंतर मिले। फुल साइकिल का अंतर मिलेगा तो इंटीजर मल्टीपल लैम्डा का मिलेगा, हाफ का मिलेगा तो क्या मिलेगा? इंटीजर मल्टीपल λ/2 का मिलेगा, क्योंकि हाफ क्या हो गई? λ/2। ये मिलेगा तो अपने पास कैसी फ्रिंज बन जाएगी? ब्राइट। क्योंकि ये मिलेगा तो दोनों एनर्जी आपस में ऐड हो ही जाएंगी, ये मिलेगा तो एनर्जी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो कैसा मिलेगा अपने को? डार्क मिलेगा। कैसा मिलेगा? डार्क मिलेगा। नहीं आया समझ में? तो देखिए, यहाँ से दो लाइट गई होंगी, अपने को ये अंतर देखना है। ये क्या करेगा? पाथ डिफरेंस है। पाथ, जब ये दोनों वेव आपस में मिलेंगी यहाँ पर जाके, तो या तो इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस ये रहा होगा, या फिर ये रहा होगा। ये रहा होगा तो एनर्जी ऐड हो जाएगी, ये रहेगा तो हो जाए। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव में λ का मल्टीपल मिलेगा, मतलब साइकिल का मल्टीपल मिलेगा। इसमें λ/2 का मल्टीपल मिलेगा, मतलब आधी साइकिल का मल्टीपल मिलेगा। तो इसको कंस्ट्रक्टिव बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में अपने को ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, जो लाइट मिलेगी उसको मैं फ्रिंज बोलूँगा। ठीक है, और यहाँ पर डार्क मिलेगी, मतलब मेरे को अंधेरा टाइप से मिलेगा। ठीक है, तो एक पैटर्न मेरे को इस स्क्रीन के ऊपर मिलेगा, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ऐसे करके एक पैटर्न मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से अब हम देखते हैं इनमें आपस में संबंध क्या निकालें। पहली डार्क कहाँ मिलेगी, या फिर पहली ब्राइट कहाँ मिलेगी, दूसरी ब्राइट कहाँ मिलेगी, तीसरी ब्राइट कहाँ मिलेगी। जो सेंट्रल की बात करेंगे, सेंट्रल हमेशा क्या मिलती है अपने को? ब्राइट मिलती है। यहाँ से ये फर्स्ट ब्राइट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, दूसरी फ्रिंज कहाँ मिलेगी, उसकी दूरी बताओ। चौथी फ्रिंज कहाँ मिलेगी, उसकी दूरी बताओ। 10वीं फ्रिंज कहाँ मिलेगी। और फ्रिंज डार्क भी पूछ सकता है, ब्राइट भी पूछ सकता है। तो देखिए, यहाँ से जो डिस्टेंस है मेरे पास क्या है? सेंट्रल लाइन है।
यहाँ से जो डिस्टेंस मान लेता हूँ, ये फ्रिंज है, कोई सी भी रही होगी, तो मैंने इस फ्रिंज को मान लिया nth फ्रिंज मान लिया। क्या मान लिया? nth फ्रिंज, इसकी डिस्टेंस है x। तो ये मेरे पास डिस्टेंस है लैम्डा, ये देखूंगा कितना मिलेगा। तो देखिए जब यहाँ से ऐसे करके लाइन ले गया तो एंगल थीटा है, तो यहाँ पर मैंने साइन थीटा लगा दिया, क्या पर टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, टेन थीटा लगा दूंगा, ठीक है। जब यहाँ से मैंने देखा तो ये एंगल क्या है, अल्फा है, यहाँ साइन थीटा लगा दूंगा, ये पाथ डिफरेंस और ये, क्योंकि रिलेशन अपने को चाहिए इस फ्रिंज, ये जो सोर्स है मेरे पास, ये स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिफरेंस है कैपिटल डी, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिफरेंस कैपिटल डी, सेंट्रल लाइन और फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, स्मॉल एक्स मान लिया। इन दोनों का संबंध मेरे को चाहिए, और इसके साथ में पाथ डिफरेंस के साथ में स्लिट के बीच में अंतर क्या है का डिफरेंस मेरे को चाहिए, ठीक है। तो देखिए जब थीटा की वैल्यू बहुत कम होती है, वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा को मैं थीटा लिख देता हूँ, कोस थीटा को 1 लिख देता हूँ, टेन थीटा को थीटा लिख देता हूँ, आगे काम करेंगे, ठीक है। टेन थीटा हम लोग लगाते हैं इसके अंदर, फर्स्ट वाले के अंदर क्या लगाते हैं, टेन थीटा, सेकंड वाले के अंदर लगाएंगे साइन थीटा। तो मैं इसके अंदर अगर टेन थीटा लगाऊंगा यहाँ पर, तो टेन थीटा किसके बराबर हो गया मेरे पास, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो एक्स बाई कैपिटल डी, एक्स बाई कैपिटल डी। यहाँ पर मैं साइन थीटा लगाऊंगा तो साइन थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर डेल्टा हो गया, परपेंडिकुलर डेल्टा हाइपोटेनियस क्या हो गया, ये डी हो गया, स्मॉल डी। स्मॉल डी इज द सेपरेशन बिटवीन द बोथ स्लिट, स्लिट 1 और स्लिट 2 के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, स्मॉल डी। तो देखिए ये हो गया, जब वेरी स्मॉल लेता हूँ, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा हो जाएगा तो इस साइन थीटा को भी थीटा लिख सकता हूँ, टेन थीटा को भी थीटा, तो थीटा बराबर एक्स बाई डी के बराबर, डेल्टा दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब मेरे को सेंट्रल लाइन से डिस्टेंस चाहिए थी फ्रिंज की, क्या चाहिए मेरे को, सेंट्रल लाइन से फ्रिंज की डिस्टेंस चाहिए। तो सेंट्रल लाइन से फ्रिंज की डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस क्या है मेरे पास, एक्स है। डिस्टेंस क्या है, सेंट्रल लाइन से फ्रिंज की डिस्टेंस क्या हो गई, एक्स हो गई। इस एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के कैपिटल डी को इधर ले जाओ तो ये आ जाएगी। तो कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन हो गया, स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ स्लिट, डेल्टा इज द पाथ डिफरेंस, डेल्टा क्या है, पाथ डिफरेंस है। तो पाथ डिफरेंस है तो क्या ये हो जाएगा मेरे पास, अगर मेरे को ब्राइट फ्रिंज चाहिए तो पाथ डिफरेंस रखूंगा ये वाला, किसके लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए, तो पाथ डिफरेंस कौन सा रखूंगा, कंस्ट्रक्टिव वाला। और मेरे को डार्क फ्रिंज चाहिए तो पाथ डिफरेंस कौन सा रखूंगा, डिस्ट्रक्टिव वाला रखूंगा। क्या रखूंगा, डिस्ट्रक्टिव वाला रखूंगा। अगर मेरे को ब्राइट फ्रिंज चाहिए तो कंस्ट्रक्टिव वाला रखूंगा, डार्क फ्रिंज चाहिए तो ये। फर्स्ट फ्रिंज की बात करूंगा n इजिकल टू 1 लो, सेकंड फ्रिंज की n इजिकल टू 2 लो, थर्ड फ्रिंज की n इजिकल टू 3 लो। जिस भी फ्रिंज की बात करेगा सेंटर से n की वैल्यू वही रख देना, डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। अब दो फ्रिंज के बीच में आपस में डिस्टेंस क्या होती है, इन दो फ्रिंज के बीच में, तो इन दो फ्रिंज के बीच के आपस की मेरे को डिस्टेंस निकालनी है, उसको मैं b से रिप्रेजेंट करूंगा और नाम देते हैं फ्रिंज ब्रेथ। क्या देते हैं, फ्रिंज ब्रेथ। देखते हैं भाई, तो फ्रिंज ब्रेथ कैसे निकालूंगा मैं, देखिए यहीं पर निकाल लेता हूँ फ्रिंज ब्रेथ। फ्रिंज ब्रेथ, तो फ्रिंज ब्रेथ को रिप्रेजेंट करूंगा बीटा, क्या है, दो फ्रिंज के बीच की दूरी। मान लेता हूँ ये मेरे पास फर्स्ट फ्रिंज है, ये सेकंड फ्रिंज है, तो सेकंड में से फर्स्ट को घटा दूंगा, तो एक्स आई थी मेरे पास सेकंड के लिए, क्या थी, कंस्ट्रक्टिव ही मान लेते हैं, डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव कुछ भी निकालोगे वैल्यू सेम आएगी। तो डी बाई डी तो मेरे पास है सेकंड फ्रिंज, तो 2 लैम्डा हो जाता मेरे पास, ठीक है ये। और फर्स्ट फ्रिंज की बात करता तो डी बाई डी, तो ये डेल्टा क्या हो जाता है, लैम्डा हो जाता है, एन इजिकल टू 1, यहाँ एन लैम्डा ही तो पुट करना है मेरे को, कंस्ट्रक्टिव के केस में क्या है, एन लैम्डा, तो 2 की बात करता है एन इजिकल टू 2 लैम्डा, 1 की बात करता है, इन दोनों का अंतर फ्रिंज ब्रेथ हो जाएगा क्या, x2 माइनस के x1। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इंटू में लैम्डा, ये क्या हो गया मेरे पास, फ्रिंज ब्रेथ हो गया। क्या हो गया, फ्रिंज ब्रेथ हो गया। किसी को कोई डाउट, फ्रिंज ब्रेथ इज द सेपरेशन बिटवीन द टू सक्सेसिव फ्रिंज, दो लगातार फ्रिंज के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रिंज ब्रेथ बोलते हैं। दो लगातार फ्रिंजेस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रिंज ब्रेथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्रिंज ब्रेथ बोलेंगे। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं। अब आता है अगला कंसेप्ट फ्रिंज शिफ्ट का। क्या आता है, फ्रिंज शिफ्ट, ये लिखा हुआ है यहाँ पर अगला, फ्रिंज शिफ्ट। फ्रिंज शिफ्ट कब होती है, देखिए फ्रिंज शिफ्ट अपनी जब होगी, मैं जब इसके रास्ते में, ये जो मेरे पास लाइट जा रही है, इसके रास्ते में कोई भी मीडियम रख देता हूँ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और जिसकी थिकनेस क्या रही है, टी है। थिकनेस क्या है इसकी, टी है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या म्यू, ये रख देता हूँ। तो फ्रिंज कितनी डिस्टेंस से ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाएगी,
फ्रिंज मान लेता हूँ अभी यहाँ बन रही है, तो फ्रिंज या तो ऊपर शिफ्ट होगी या फिर नीचे शिफ्ट होगी। तो ये जो शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पर बन रही थी पहले, तो कितनी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी या फिर कितनी नीचे शिफ्ट हो जाएगी, इस डिस्टेंस को मैं फ्रिंज शिफ्ट बोलूँगा। कब? जब इसके रास्ते में कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी मीडियम में रख देता हूँ तो फ्रिंज शिफ्ट का फॉर्मूला लिख लीजिए। फ्रिंज शिफ्ट क्या होगा? तो फ्रिंज शिफ्ट होगा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो फ्रिंज शिफ्ट क्या होगा मेरे पास? कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का म्यू है, म्यू माइनस के 1 करिए और टी क्या होगी? इसकी थिकनेस होगी। इट इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज शिफ्ट। कोई भी फ्रिंज अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितनी ऊपर या फिर कितनी नीचे शिफ्ट हो जाएगी, ये निकालने के लिए कैपिटल डी लो, स्मॉल डी लो, जो इसमें लिया करते। बस लैम्डा की जगह पर क्या रख देना अपने को? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1, टी इज़ द थिकनेस ऑफ दिस मीडियम। कितनी डिस्टेंस तक इसमें लाइट चली वो थिकनेस टी हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? फ्रिंज शिफ्ट निकाल सकते हैं। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं। मिसिंग वेवलेंथ अब कौन कौन सी होती है? मैंने तो आपको बताया, हमने सिर्फ 2 ही बात की हैं, कंस्ट्रक्टिव और इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव में तो फेज डिफरेंस पाई का मल्टीपल होता है फुल साइकिल का, इसमें आधी साइकिल का। बीच के कहाँ जाएंगे? जब एंगल 30 होगा, 60 होगा, तो 25, 30 बीच वाले एंगल हो गए तो मिस ही हो गए। तो मिसिंग वेवलेंथ अगर अपने को निकालनी है तो मिसिंग वेवलेंथ देखिए कैसे निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मिसिंग वेवलेंथ निकालेंगे। तो मिसिंग वेवलेंथ कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला बता दूँ आपको। मिसिंग वेवलेंथ फॉर्मूला लिखाऊंगा, डेरिवेशन नहीं करूंगा, वो ही याद रखेंगे, ठीक है? उसी को अप्लाई करना है। मिसिंग वेवलेंथ, कौन कौन सी वेवलेंथ इसके अंदर से मिसिंग हो जाएगी? तो मिसिंग वेवलेंथ का वेवलेंथ यहाँ पर लिख देता हूँ मिसिंग। तो मिसिंग वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास? स्मॉल डी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? स्मॉल डी स्क्वायर। स्मॉल डी क्या होता है? इन दोनों फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस ओवर में 2n-k1 इंटू में कैपिटल डी। यहाँ से मिसिंग वेवलेंथ निकालते हैं। फर्स्ट वेवलेंथ मिसिंग कब होगी? n=1 पुट करो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, कोई सी भी मिसिंग वेवलेंथ निकाल सकते हो आप लोग। किससे? इस फॉर्मूले से। हालांकि इसका ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन मैंने आपको लिखा दिया क्योंकि ऐसे तो पूछ ही सकता है कि डेल्टा वेवलेंथ मिसिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू में कैपिटल डी क्या होता है। ये डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी, ये डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा मिस होंगी वेवलेंथ, उतना कम पैटर्न अपने को मिलेगा ब्राइट और डार्क फ्रिंज का। ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज का उतना कम पैटर्न मिलेगा अपने को जितनी ज़्यादा ये स्क्रीन दूर होगी इससे, और जितनी कम दूर होगी उतना ज़्यादा पैटर्न मिल जाएगा, उतनी कम वेवलेंथ मिस होगी, ठीक है? तो वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है इसके, ठीक है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में स्मॉल डी क्या होता है? ये डी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा मिसिंग वेवलेंथ मिलेगी, ठीक है? अपने को क्या मिलेगी? मिसिंग वेवलेंथ की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है अपने पास डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखिए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? मैं कोई भी सोर्स लेता हूँ, ये सोर्स हो गया, इस सोर्स से लाइट एनर्जी मूव करती है। क्या करती है? इस सोर्स से लाइट एनर्जी ऐसे करके जाएगी, ठीक है? तो आपने देखा होगा, आप लोग देखना, कोई दीवार है, दीवार में छेद है, रात को उस पर टॉर्च लगाना। क्या लगाना? छेद पर टॉर्च लगाना। दीवार में कोई भी छेद है, होल है, और छेद पर क्या लगाना? आप टॉर्च लगाना। टॉर्च लगाओगे, देखना उस छेद से जैसी लाइट भीतर जाएगी, उस छेद से जैसी लाइट भीतर जाएगी तो लाइट कॉर्नर्स के चारों तरफ फैल जाती है। लाइट क्या होती है? कॉर्नर्स के चारों तरफ फैल जाती है। तो जैसे इस सोर्स के अंदर, ये स्लिट है, इसके अंदर से लाइट निकलेगी तो लाइट इसके चारों तरफ क्या होगी? ऐसे करके फैल जाएगी। क्या करेगी? ऐसे करके फैल जाएगी। और जो मेरे को पैटर्न मिलेगा वो ऐसे करके मिलेगा, ऐसे करके। ये क्या होगी मेरे पास? मैक्सिमम, ये मिनिमम एनर्जी का है। क्या? एनर्जी, इसकी मिनिमम एनर्जी। यहाँ पर जो एनर्जी मिलेगी मेरे को सेंट्रल में मैक्सिमम मिलेगी, फिर कम, फिर कम, फिर कम, एनर्जी खत्म होती जाएगी, फिर एनर्जी खत्म होती जाएगी, फिर क्या हो जाएगी? एनर्जी क्या होती जाएगी? इसकी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यो। और ये जो कर्व मैंने बनाया है, एनर्जी तो इंटेंसिटी के डायरेक्ट बोलती है, इंटेंसिटी कर्व है। कौन सा? ये इंटेंसिटी कर्व है। तो इंटेंसिटी कर्व, इंटेंसिटी को आई से रिप्रेजेंट करते हो, हम कहते हैं इंटेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के होता है।
ये क्या है मेरे पास, एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी। तो देखिए यहाँ से जब लाइट जाएगी तो जो सेंटर वाला है इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, फिर इसकी इंटेंसिटी कम, फिर इसकी इंटेंसिटी कम। मान लेते हैं इसकी इंटेंसिटी I1 है, इसकी I2 है, इसकी I3। तो पैटर्न क्या होगा, I1 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I3। सबसे ज़्यादा जो इंटेंसिटी मिलेगी वो सेंट्रल मिलेगी मेरे को, फिर उससे कम हो जाएगी, फिर उससे कम, फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी, टाइम पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो डिफ्रैक्शन इज नथिंग, डिफ्रैक्शन इज द स्प्लिट आउट ऑफ द लाइट वेव अराउंड द कॉर्नर ऑफ एनी होल। अब जब किसी भी होल के अंदर से या फिर कोई भी शार्प कॉर्नर ले लेते हैं, क्या लेते हैं, शार्प कॉर्नर है, जब इस शार्प कॉर्नर पे मैं लाइट डालूंगा तो ये कॉर्नर क्या करेगा, लाइट को अपने चारों तरफ क्या कर देगा, फैला देगा। जब लाइट को अपने चारों तरफ फैला देगा ये कॉर्नर, तो क्या होगा, लाइट अलग अलग इंटेंसिटी में डिवाइड हो जाएगी, भाई फैला देगा। तो ये जो फैलाना है लाइट का, फैलना है, इसी फैलने को हम क्या बोलते हैं, लाइट का डिफ्रैक्शन बोलते हैं। लाइट के इसी फैलने को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट बोलते हैं। आपको लास्ट में बताऊंगा मैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, अलग से वीडियो बनाऊंगा 10-15 मिनट की, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट एंड डॉपलर इफेक्ट ऑफ द लाइट। ये 8-9 टर्म्स हैं, इनमें आपस में अंतर क्या होता है, लाइट नेचर कैसे इनको शो करता है। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन समझ में आ गया आपके, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वेवलेंथ की बात करूंगा, वेवलेंथ क्या होगा, बड़ा होना चाहिए। और ये इंटरफेरेंस, अब आप कहोगे जी ये शो कब होगा और कब शो नहीं होगा, इसकी कुछ कंडीशन भी तो होनी चाहिए, बिल्कुल कंडीशन होनी चाहिए। ये जो मेरे पास फ्रिंज विड्थ है, ये स्लिट है, इस स्लिट के बीच की जो दूरी है b, ये b बड़ी होनी चाहिए वेवलेंथ ऑफ द लाइट से। जो मैंने लाइट यहाँ पर डाली है इसकी वेवलेंथ से ये बड़ा होना चाहिए, छोटा है तो नहीं होगा, वेवलेंथ से बड़ा है तो उस केस में ये कंडीशन क्या करेगा, शो कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट, पोलराइजेशन ऑफ द लाइट। डिफ्रैक्शन समझ में आ गया। चलिए, डिफ्रैक्शन आपने देखा होगा, इसके एग्जाम्पल्स देखिए। पोलराइजेशन ऑफ द लाइट, डिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपने देखा होगा पानी है, पानी के ऊपर आप मिट्टी का तेल डाल दो, तो आप जब लाइट उसके ऊपर किरण पड़ती है तो क्या होता है, वो चमकने लगता है। क्या होता है, सरफेस चमकने, दैट इज एग्जांपल ऑफ द डिफ्रैक्शन। किसका एग्जांपल है, डिफ्रैक्शन का एग्जांपल है। सोप बबल है, सोप बबल के ऊपर जब लाइट फॉल होती है तो सोप बबल, साबुन का बुलबुला चमकने लगता है, कलरफुल विजन देने लगता है, तो दैट इज द डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। नेक्स्ट है अपने पास पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, लाइट का पोलराइजेशन क्या होता है। देखिए, एक डायग्राम बनाता हूँ मैं बहुत ही अच्छा सा, उस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये इसका एक्सिस हो गया, यहाँ से लाइट है, तो लाइट क्या होगी, ऑल डायरेक्शंस में मूव करेगी। लाइट क्या करेगी, ऑल डायरेक्शंस में मूव करेगी, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर मैं लगाऊंगा एक पोलराइड, क्या लगाऊंगा, पोलराइड। ठीक है, लगा दिया। अब लाइट क्या होगी, सेम प्लेन में ऐसे करके आ जाएगी, सेम फेज में। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लगा दिया एनालाइजर, इन सब के नाम मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पर क्या लगा दिया, एनालाइजर। ठीक है, एनालाइजर लगा दिया तो जो मेरे को लाइट मिलेगी, एनालाइजर लगाने के बाद लाइट सेम प्लेन में मिल जाएगी मेरे को। मान लेता हूँ ये प्लेन है मेरे पास, ये प्लेन है कोई भी। ठीक है, तो जो मेरे को लाइट मिल जाएगी वो ऐसे करके इस प्लेन में मिल जाएगी, प्लेन के परपेंडिकुलर। पहले तो यहाँ पर नीचे भी मिल रही है, लेकिन अभी कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर मैं लगाता हूँ एक डिटेक्टर, क्या लगाता हूँ, डिटेक्टर लगाता हूँ। तो ये जो मेरे पास फर्स्ट टर्म है, ये अनपोलराइज्ड लाइट, क्या ये, अनपोलराइज्ड लाइट। ये हो गया मेरे पास पोलराइड, क्या हो गया, पोलराइड हो गया। ये मेरे पास आ गई पोलराइज्ड लाइट, क्या हो गई, पोलराइज्ड लाइट। ये हो गया मेरे पास एनालाइजर, क्या हो गया, एनालाइजर, ZER, पोलराइजर में पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, पोलराइड। ये हो गया मेरे पास प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ये जो पोलराइज्ड लाइट है उसका क्या हो गया, प्लेन हो गया, पोलराइज्ड लाइट। ये हो गया मेरे पास डिटेक्टर,
ये डिटेक्ट करके मेरे को बताता है कि लाइट पोलराइज्ड है या फिर नहीं पोलराइज्ड है। क्या करता है? डिटेक्ट करके बताता है। अब देखिए, जब लाइट मीडियम में वाइब्रेट करेगी तो लाइट का पार्टिकल ऐसे ऐसे एक डायरेक्शन में या फिर ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे नहीं करेगा, लाइट ऑल डायरेक्शंस को डिस्टर्ब करती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था लाइट क्या होती है? डिस्टर्बेंस होती है। क्या होती है? लाइट डिस्टर्बेंस होती है मीडियम के अंदर। जब डिस्टर्बेंस होती है मीडियम का तो डिस्टर्बेंस तो ऑल डायरेक्शंस में होगा। तो ये लाइट है, लाइट ऑल डायरेक्शंस में वाइब्रेट हो रही है। मैंने क्या किया, एक पोलोराइड लगा दिया। क्या लगा दिया? पोलोराइड। और इस पोलोराइड का नाम होता है निकोल प्रिज्म। क्या होता है? निकोल प्रिज्म। अगर आपको एग्जाम में पूछता है जी पोलोराइड क्या होता है तो आप क्या बताओगे? निकोल प्रिज्म होता है। क्या होता है? निकोल प्रिज्म। यहाँ पर मैंने इसको प्लेन मान लिया, इसका क्या मान लिया? इसका प्लेन मान लिया ये। अब जो लाइट इसके अंदर से पास होगी, इस प्लेन के पैरेलल जो लाइट होगी उसी को पास होने देगी, बाकी सभी को क्या कर देगी? रोक देगी। तो लाइट एक प्लेन में आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एक प्लेन में आ जाएगी। तो लाइट एक प्लेन में आ गई, पोलराइज्ड लाइट होगी। इस लाइट की इंटेंसिटी मान लेता हूँ मैं आई नॉट और इस लाइट की इंटेंसिटी मान लेता हूँ मैं आई। ठीक है, इंटेंसिटी का रिलेशन भी पढ़ेंगे। चलिए, ये मैंने एनालाइजर लगा दिया। क्या लगा दिया? ये एनालाइजर लगा दिया। ये जो एनालाइजर है लाइट को एनालाइज करेगा कि मेरे को पोलराइज्ड लाइट मिली या फिर नॉन पोलराइज्ड किस तरह। तो इसके अंदर थोड़ा बहुत मान लेते हैं कंटेंट आ जाएगा अनपोलराइज्ड, उसको भी ये क्या कर देगा? रिफाइंड कर देगा। क्या कर देगा? रिफाइंड। तो मेरे को परफेक्ट पोलराइज्ड लाइट यहाँ मिल जाएगी इस प्लेन के अंदर। और ये डिटेक्टर ये डिटेक्ट कर लेगा पोलराइज्ड लाइट को। हाँ भाई, पोलराइज्ड लाइट अपने को मिल गई। पोलराइज्ड लाइट जो होती है वो मोनोक्रोमेटिक इन नेचर होती है। कैसी होती है? नेचर में मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। तो मोनोक्रोमेटिक, जैसे इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, लेज़र लाइट। क्या देता हूँ मैं? लेज़र लाइट। तो लेज़र लाइट देखी होगी आपने। आप लेज़र लाइट रेड रेड होती है, आप लेज़र लाइट लगाओ तो सीधी एक प्लेन में मूव करती है, अलग अलग प्लेन में मूव नहीं करेगी। मैं बल्ब की बात करूंगा, बल्ब के अंदर से रोशनी निकलेगी तो चारों दिशाओं में फैलेगी। अनपोलराइज्ड लाइट है। क्या है? अनपोलराइज्ड लाइट है, सेम प्लेन में नहीं है। लेकिन जब लेज़र लाइट की बात करूंगा तो लेज़र लाइट से जो लाइट जाएगी सेम प्लेन में जाएगी। कहाँ जाएगी? सेम प्लेन में लाइट जाएगी। जब सेम प्लेन में लाइट जाएगी तो वो पोलराइज्ड लाइट कहलाती है। क्या कहती है? पोलराइज्ड। दोनों में अंतर समझ में आ गया? पोलराइज्ड लाइट एक सेम प्लेन में पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे और अनपोलराइज्ड लाइट में पार्टिकल्स क्या करेंगे? अलग अलग ऑल डायरेक्शंस में, ऑल प्लेन्स में क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, चलिए क्लियर सभी को? पोलराइज। और पोलराइज किसकी हेल्प से बनाई जाती है? निकोल प्रिज्म की हेल्प से बनाई जाती है। किसकी हेल्प से बनाई जाती है? निकोल प्रिज्म की हेल्प से बनाई जाती है। अब ये अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी कुछ थी, हमने कुछ वेव्स को रोक दिया और यहाँ पर पोलराइज्ड लाइट है, तो इसका मतलब कुछ पार्टिकल्स को रोक दिया तो इसकी इंटेंसिटी कम हो जानी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। तो इंटेंसिटी क्या होगी इसकी? तो इंटेंसिटी देने के लिए अपने पास एक लॉ होता है जिसका नाम है मेलास लॉ। क्या है? मेलास लॉ। मेलास लॉ क्या कहता है अपने को? इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है अपने को। क्या करनी है? इंटेंसिटी कैलकुलेट। तो पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी होगी, अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी कितनी थी? इनिशियल इंटेंसिटी इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप कहोगे जी थीटा क्या लेंगे? थीटा इस प्लेन के साथ है, मान लो ये एंगल होता मेरे पास। क्या होता? ये एंगल होता। अगर मैं इसको एक्सिस को ऐसे रखता तो मेरे को इस प्लेन में मिलती। तो इस प्लेन के साथ में निकोल प्रिज्म का जो ये एक्सिस है, जो एंगल बनाएगा 90 बनाएगा, 90 पुट करो, 0 बनाएगा, 0 पुट करो, 45 बनाएगा, 45 पुट करो, 60 बनाएगा, 60 पुट करो। तो निकोल प्रिज्म का एंगल जो एक्सिस है वो जितना भी एंगल बनाएगा वो एंगल क्या हो जाएगा मेरे पास? ये एंगल हो जाएगा थीटा। एम्पलीट्यूड की बात कर सकता हूँ, इस लाइट का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? तो एम्पलीट्यूड नई लाइट का हो जाएगा क्या? ए नॉट कॉस थीटा के बराबर में। तो ये तो अलग कोई लॉ नहीं है क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। तो एम्पलीट्यूड का ए नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा था मेरे पास। क्या था? कॉस स्क्वायर थीटा था, ए नॉट स्क्वायर। तो दोनों साइड अंडर रूट कर लूंगा तो एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट ही हो जाएगा। अंतर क्या हो गया? यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या है? कॉस थीटा है ओनली। यहाँ पर क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या है? कॉस थीटा। तो इंटेंसिटी हम लोग लाइट की ऐसे निकाल सकते हैं। वैसे अगर मैं बताऊँ आपको, जो इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट होती है, इंटेंसिटी क्या होती है? अनपोलराइज्ड लाइट होती है, वो अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी का हाफ होती है पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी। क्या होती है? जो पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी होती है हाफ होती है लगभग केसेज में। किसमें? लगभग केसेज में आई इक्वल टू क्या होती है? आई नॉट बाई 2 होती है, लेकिन सभी केसेज में नहीं होती। नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं उस केस में होती है। ठीक है, तो ये था लाइट का पोलराइजेशन। लाइट को पोलराइज करने का एक तरीका और है, लाइट को पोलराइज करने का एक तरीका और है, वो तरीका और देखते हैं। उसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन मेथड।
कौन सा मेथड है? रिफ्लेक्शन मेथड। पोलराइजेशन ऑफ द लाइट बाय रिफ्लेक्शन। कैसे? मैं मान लेता हूँ ये मीडियम है, कोई भी मेरे पास क्या है? मीडियम है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान ले, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेता हूँ मीडियम का। ये मीडियम है मेरे पास, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लिया मैंने? म्यू मान लिया। ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा जहाँ से लाइट आएगी। अब क्या होता है देखिए, कोई भी इंसिडेंट रे आई, कोई भी लाइट ऐसी आई और ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ये थीटा ऑफ अनपोलराइज्ड थीटा पी हो जाएगा। यहाँ से पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट कर ले, मान लीजिए ऐसे वाइब्रेट कर रहे होंगे इस लाइट के पार्टिकल्स, और ऐसे करके बिंदु बना देता हूँ मैं। इस बिंदु का मतलब क्या है? ऐसे परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहे हैं। इस पॉइंट का मतलब क्या हो गया? सारे पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहे हैं ऐसे करके। जब एक लाइट यहाँ से ऐसे चली जाएगी, कैसे चली जाएगी? ऐसे करके। और एक लाइट कैसे चली जाएगी? ऐसे करके। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। थीटा क्या है? ये रिफ्रैक्शन हो गया। इन दोनों के बीच का जो एंगल मिलेगा मेरे को, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री मिलना चाहिए। तो उस केस में जो ये लाइट होगी, ये एक डायरेक्शंस के पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे और ये लाइट करेगी, ये दूसरी डायरेक्शंस के पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे। तो ये जो अलग अलग दो फेज में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे थे, लाइट टूट गई। लाइट क्या हो गई? अलग अलग पार्टिकल्स में टूट गई। तो रिफ्लेक्शन में तो कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी थीटा पी के क्या हो जाएगा? बराबर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो ये क्या मिल गई मेरे को? ये थी अनपोलराइज्ड लाइट। क्या मिल गई? अनपोलराइज्ड लाइट। ये मिल जाएगी मेरे को पोलराइज्ड लाइट। तो पोलराइज्ड लाइट अपने पास ये भी है और ये भी। अनपोलराइज्ड लाइट दो कंपोनेंट में क्या हो गई? टूट गई, ब्रेक हो गई। क्या हो गई? दो कंपोनेंट में टूट गई, ब्रेक हो गई। ठीक है। अब इसका एक कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट क्या होता है? ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो 90 है और ये पूरी क्या बनाती है अपने को? 180 बनाता है। 180 बनाता है तो ये कंडीशन होल्ड नहीं करता कि थीटा पी प्लस 90 प्लस थीटा आर, ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया ना। तो इसका प्लस इसका तीनों का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। तो एंगल ये और आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर 90 डिग्री के बराबर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर 90 डिग्री के बराबर है, तो कंडीशन फॉर द पोलराइज्ड लाइट आपकी क्रिएट होगी। क्या होगी? पोलराइज्ड लाइट की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है। तो पोलराइज्ड लाइट मिल जाएगी यहाँ से। अब ब्रीविस्टर्स लॉ होता है एक, ब्रीविस्टर्स लॉ कुछ एक्सप्लेन करता है। क्या? यहाँ पर मान लेते हैं कोई मीडियम होता है अपने पास, लाइट यहाँ से आई और इस दूसरे मीडियम में गई, लाइट का रिफ्रैक्शन ही तो हुआ यहाँ पर। इस दूसरे मीडियम में लाइट आई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू है। तो ब्रीविस्टर साहब अपने को कुछ रिलेशन देते हैं। क्या देते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग ब्रीविस्टर्स लॉ। तो ब्रीविस्टर साहब क्या रिलेशन देते हैं अपने को? ब्रीविस्टर साहब कहते हैं टेन थीटा ऑफ पी। क्या होता है? टेन थीटा ऑफ पी, एंगल ऑफ इंसिडेंस टेन थीटा ऑफ पी। पी कौन सा है अपने पास? ये वाला एंगल बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या रहेगा? ये इक्वल हो जाएगा। इसको बोलते हैं ब्रीविस्टर्स लॉ। तो मोस्टली अपने को पूछा चुका है, ईयर फोर्स में आया हुआ है। जिन बच्चों ने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, लास्ट ईयर से लास्ट ईयर पेपर दिया होगा, उनको पता होगा ब्रीविस्टर्स लॉ डायरेक्ट पेपर में आया हुआ है। तो दो लॉ हमने पढ़े, मेलास लॉ। मेलास लॉ क्या बताता है अपने को? मेलास लॉ ने बताया सिर्फ इंटेंसिटी के बारे में, ब्रीविस्टर लॉ ने बताया अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे को पता है तो यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल जाएगा। मैं लाइट को किस एंगल पर फॉल करूँ ताकि मेरे को पोलराइज्ड लाइट मिल जाए, तो किस एंगल पर फॉल करूँ, मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता निकाल लो। क्या कर लो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कर लो मीडियम का कितना है। तो tan इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कुछ भी आएगा दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंसी फॉर द पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट के लिए क्या हो जाएगा? ये एंगल ऑफ इंसिडेंसी हो जाएगा। ठीक है। और मेलास लॉ साहब क्या बताते हैं? मेलास साहब इंटेंसिटी के बारे में बताते हैं, जहाँ पर थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन द प्लेन हॉरिजेंटल एंड द एक्सिस ऑफ द पोलरॉइड या फिर निकोल प्रिज्म। ठीक है। तो दोनों लॉ को आप लोग डिफ्रेंशिएट कर लोगे, दोनों लॉ एक ही बार पेपर में आए हुए हैं। तो ये था अपने पास पोलराइज्ड लाइट। ठीक है। अगली जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे EM वेव के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पूरी हिस्ट्री आपको बताऊंगा और आपको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, एक्स रे को, अल्फा रे को, बीटा रे को, गामा रे को, अल्ट्रावायलेट रेज को या फिर इंफ्रासोनिक वेव को। ठीक है, वो पढ़ेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के साथ में KDC के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, लाइक करेंगे और पसंद नहीं आएगी डिसलाइक करेंगे रीज़न के साथ में। थैंक यू।